गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। आज डाइजेशन सेकंड पार्ट के साथ हम आ रहे हैं। एक साइड में मैंने एसएसटी की क्लास स्टार्ट कर रखी है, दूसरी साइड में मैं साइंस की क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रहा हूं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सभी बच्चों के लिए। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से आराम से तैयारी कर सकते हो। आज डाइजेशन पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैंने न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लोगों को बताया था। तो आज सबसे पहले देखो भैया, ये आपके पास पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करता है। अगर आपसे कोई कहे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है तो आप लोगों का सीधा क्वेश्चन आंसर होना चाहिए कि माउथ बोले तो बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक का पार्ट जो होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, वो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक तो आएगा बक्कल कैविटी, एक आएगा टिथ, उसकी ये माउथ के अंदर आएगा। बक्कल कैविटी के अंदर ये तीन चीज आ जाएगी, टिथ आ जाएगा, टंग आ जाएगी और सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएगी। मैंने आपको क्या बताया है कि आप जब बक्कल कैविटी से स्टार्ट करोगे तो जो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो एनस तक आएगा। तो बक्कल कैविटी, एक तो बक्कल कैविटी हो गया, दूसरे नंबर पर ईसोफेगस आ जाएगा आपका, तीसरे नंबर पर आपका स्टमक आ जाएगा, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस आ जाएगा। तो उसके अंदर जो आपका बक्कल कैविटी है उसके तीन पोर्शन है। मतलब आपकी इस मुंह के अंदर अगर बात करता हो, देखो आपसे इस मुंह के बारे में जो जो बात करता है वो क्या क्या करता है। सबसे पहली बात हो, इस पूरी की पूरी बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज आएगी। एक तो टीथ आएगा, दांत आएंगे, एक आएगी आपकी जीवा, टंग आएगी, और एक आएगा आपकी जिसको आप सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। तीन चीज आएगी। और इस पूरे के पूरे अगर मैं सिर की बात करता हूं तो इस सिर के अंदर कई बार बोन्स भी पूछ लेता आपसे कितनी बोन्स पाई जाती है। तो पूरे के पूरे सिर में आपको 29 बोन्स मिलेगी, 29 हड्डियां मिलती है आपके पूरी के पूरे सिर के अंदर। लेकिन अगर फेस की बात करता है तो फेस पे 14 हड्डियां होती है, 14। इसीलिए कहते हैं 14वीं का चांद। ऐसे करते हो ना फेस के ऊपर, सुंदर जो भी व्यक्ति होगा ऐसे करेगा, कितना सुंदर लड़का है। तो उंगलियों के ऊपर भी 14 ही हड्डियां होती है और फेस के ऊपर ऐसे करते हो तो फेस पे भी 14 हड्डियां होती है। एक कान में 3 हड्डियां होती है, दो कान में 6 हड्डियां होती है। तो 14 और 6 हो गया 20। ठीक है, 14 और 6 20 हड्डियां हो गई। 8 इसके अंदर होती है, 20 और 8 28। और एक होती है आयोइड हड्डी जिससे आपकी जीभ जो होती है, टंग कनेक्ट होती है। तो टोटल पूरे के पूरे सिर में 29 हड्डियां होती है। तो इसमें टीथ आ जाएगा, टंग आ जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूं कि इस माउथ के अंदर जो डाइजेशन होगा वो कार्बोहाइड्रेट का होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, आंशिक रूप से होगा। उसके बाद आपका फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। फेरिंग्स और इसोफेगस, इसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, याद रखना आप हमेशा। ठीक है, फेरिंग्स ये होता है आपका, ये फेरिंग्स होता है। ये फेरिंग्स जो होता है, एक होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स तो साउंड क्रिएट होती है, वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि महिलाओं की ध्वनि पतली, पुरुषों की ध्वनि मोटी होती है। तो उसका रीजन होता है, उसका होता है पिच रीजन होता है। महिलाओं की ध्वनि जो होती है, साउंड, उसका पिच जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उनकी ध्वनि पतली होती है। और पुरुषों का पिच कम होता है, इसलिए ध्वनि मोटी होती है उनकी। समझ में आ गई बात। फेरिंग्स, लैरिंग्स दोनों अलग अलग पॉइंट है, याद रखना। फेरिंग्स से भोजन जाएगा नीचे, ठीक है, और लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है। उसके बाद इसोफेगस जिसमें भोजन नीचे सरकता है, कोई डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद स्टमक, भोजन पेट में आ जाएगा। पेट में डाइजेशन होगा प्रोटीन का और फैट का, कंप्लीट नहीं, पार्शियल। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन इसलिए होता है बच्चों क्योंकि फैट को तोड़ने का काम होता है ना, वो आपका बाइल जूस का होता है, पित्तरस का। पित्तरस जिसका फॉर्मेशन होता है लीवर के अंदर, कहां पर होता है, लीवर के अंदर बनता है। और पित्तरस जो होता है, बाइल जूस, वो इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली में। और पित्तरस काम कहां पर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करता है। उसी प्रकार एक पैनक्रियाटिक जूस होता है जो आपके स्टमक में से निकलता है। तो पैनक्रियाटिक जूस भी कहां पर काम करता है, वो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही काम करता है।
तो तीनों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है वो निकालने का काम होता है पैनक्रियाटिक जूस का। पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा पैनक्रियाज में से, काम कहां पर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लीवर कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे इसके बारे में। गाल ब्लैडर बता दिया मैंने आपको, जहां पे बाइल जूस इकट्ठा होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा किसी की पित्त की थैली में पथरी हो गई, तो पित्त की थैली में जो पथरी बनती है वो गाल ब्लैडर में ही बनती है और उसका ऑपरेशन ही बनता। पथरी दो प्रकार की होती है, एक तो किडनी में पथरी बनती है, गाल ब्लैडर जो होता है गाल ब्लैडर, इसके अंदर पित्त की थैली के अंदर पथरी बनती है। तो मैंने क्या बताया, पथरी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है किडनी के अंदर पथरी, किडनी वाली पथरी निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पित्त की थैली में जिसको पथरी हो गई ना, वो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा उसका। और पित्त की थैली में जो पथरी बनती है वो कोलेस्ट्रॉल की बनती है, कोलेस्ट्रॉल की। और जो किडनी में पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। उसके बाद पैनक्रियाज, मैंने आपको बता दिया पैनक्रियाज जो होता है वो मिक्स्ड ग्लैंड होता है, मिश्रित ग्रंथि होती है। बिकॉज ये पैनक्रियाटिक जूस भी निकालता है और ये हार्मोन भी निकालता है। इसमें से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है और एक हार्मोन और होता है जिसको ग्लूकागोन बोलते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर भी कोई डाइजेशन नहीं होगा, याद रखना हमेशा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है कोलन और रेक्टम, और उसके बाद फिर एनस, उसके बाद भोजन बाहर चला जाएगा। तो हम सबसे पहले इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तीन चीज, टिथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब सबसे पहले मैं टिथ की बात करता हूं। टिथ हमारे दांत, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। टिथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन कहे कि टिथ के ऊपर, हमारे टिथ के ऊपर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस मिलता है, सबसे कठोर सब्सटेंस मिलता है, सबसे कठोर सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, अगर आप लोगों से एक दो क्वेश्चन बोलेगा द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ऑल ओवर, तब हीरा, डायमंड। बट द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी, दैट्स इज इनेमल। दांतों के ऊपर पाया जाने वाला इनेमल जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, चाहे तो कैल्शियम फास्फेट ऑप्शन में देगा, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन में देगा। कैल्शियम कार्बोनेट होता है बच्चों CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो इसका बना होता है इनेमल, हमारी दांतों के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद दांत दो प्रकार के होते हैं आपके दांत, एक होते हैं परमानेंट टिथ और एक होते हैं नॉन परमानेंट टिथ। परमानेंट टिथ जो स्थायी दांत होते हैं, जो 32 होते हैं आपकी जिंदगी के अंदर, और जो नॉन परमानेंट टीथ होते हैं वो 20 होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं। दो बार जिंदगी में निकलते हैं मिल्की टीथ, एक बार 20 दांत निकलेंगे, उसके बाद फिर वापिस चले जाएंगे। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं कौन कौन से होते हैं, तो वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं यहां पे कैसे किस तरीके से होता है। देखो भैया, सबसे पहली बात तो आप लोगों के पास है ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में आपको पता चल गया, आपका मुंह आएगा, इसके अंदर दांत आएगा, टंग आएगा और सलाइवरी ग्लैंड आएगा। मैन फंक्शन इज इंजेक्शन ऑफ फूड ड्रिंक्स, हमारा भोजन का अंत ग्रहण करना मैन फंक्शन इस बक्कल कैविटी का। हम भोजन को मुंह में लेते कहां से है? बक्कल कैविटी के द्वारा ही लेते। भोजन मुंह से ही लेते होगे और या और कहीं से लेते हो आप, स्टार्टिंग में मुंह से ही लेते हो ना, तो इंजेक्शन बोलते हैं उसको। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ सम एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, जिसमें टीथ आ गया, टंग आ गया, सलाइवरी ग्लैंड आ गई। बोलो राधे राधे। अब इसके अंदर जो टीथ हो गया मैंने आपको बता दिया, टीथ के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद टंग आ गया, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड आ गई। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बात करेंगे टीथ के बारे में। दैट्स इज टीथ, ये रहे आपके दांत। किसी की दिक्कत आप लोगों के दांतों के अंदर, ये आगे वाले जो दो दांत होते हैं ना, ये इनको कहते हैं इंसीजर्स। उसके बाद साइड वाले होते हैं जो किसी के दो बड़े बड़े होते हैं, उसको कहते हैं आपको कैनाइन दांत होते हैं। कैनाइन किसी के दो बड़े बड़े हो जाते हैं, है ना। तो याद रखना कैनाइन दांत हमेशा उसी के बड़े होते हैं जो मांस खाता है, कार्निवोरस होता है जो, उसी के दांत होते बड़े। राक्षस योनि का इंसान होता वो, समझ में आई? पिछली जन्म में होता होगा वो। उसके बाद प्रीमोलर, फिर मोलर। आगे के जो दो दांत, हाथी के दांत देखे, वो बड़े बड़े हाथी के दांत, वो याद रखना फीमेल में नहीं होते वो दांत, मेल हाथी में होते हैं वो दांत, और उनको इंसिजर्स बोला जाता है।
ये सॉरी कैनाइन बोला जाता है, उनको कैनाइन दांत बोला जाता है। और वो क्यों होते हैं उसके अंदर पता है? वो फीमेल हाथी जो होती है ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं उसके अंदर वो दांत। स्मार्टनेस दिखाता है हाथी, फीमेल हाथी को, कि मैं देख कितना सुंदर हूं, उसके लिए होते हैं उसके अंदर। तो ये जो इसके अंदर आपके ना इंसीजर्स 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12, 8 और 4 12 और 8 20 और 12 32, ये टोटल परमानेंट टीथ हो गए। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जब आप लोग बच्चे होते हो तब ये इंसीजर्स तो 8 ही होते हैं आपके अंदर। इंसीजर्स तो कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। और ये जो कैनाइन्स दांत होते हैं और उसके बाद ये जो होते हैं ये 8 होते हैं, और ये होते हैं 4, 8 4 और 8, 8 और 4 12 और 8 20, ये 0 होता है। प्रीमोलर्स नहीं होते उस टाइम पे, जब बच्चे होते हैं ना 20 जो दूध के दांत निकलते हैं उसके अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते, वो 0 होते हैं। और जो इंसीजर्स होते हैं वो 8 होते हैं, और जो कैनाइन होते हैं वो 4 होते हैं, और मोलर्स होते हैं 8। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तब आपके अंदर इंसीजर्स तो आ जाएंगे 8, कैनाइन आ जाएंगे 4, और प्रीमोलर आ जाएंगे 8, और मोलर आ जाएंगे 12। और इस 12 को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 4 और 4। आखिरी वाले जो 4 होते हैं ना, ये वाले 4, इसी को कहते हैं विजडम टीथ। इसको क्या कहते हैं बच्चों? विजडम टीथ। विजडम टीथ कहते हैं इसको, अक्कलदाढ़ कहते हैं। ये ज्यादातर 17 से 21 साल की उम्र में निकलते हैं। लेकिन ये वेस्टिजिनियल ऑर्गन्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ऐसे ऑर्गन जिसका प्रयोग पहले होता था अब नहीं होता, और अब वो भी रहा तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे। ऐसे ऑर्गन्स वेस्टिजिनियल्स ऑर्गन्स कहलाते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, जैसे पहले जैसे हेयर लगा लो, बाल, पहले पूरे शरीर के ऊपर बाल होते थे, अब कहीं कहीं बाल होते हैं, तो वेस्टिजिनियल ऑर्गन्स की कैटेगरी है। टेल बोन, ये पूंछ बनाने वाली हड्डी, टेल बोन, ये वेस्टिजिनियल ऑर्गन्स होता है। टेल बोन, जब अब महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो 3 से 4 महीने की प्रेगनेंसी होती है तब बच्चे को निकलती है। जब आप बंदर होते थे ना तब होती थी टेल बोन, लेकिन अब नहीं होती वो। एक होता विजडम टीथ, जिसको मैंने अक्कलदाढ़ बोली है, ये 17 से 21 साल की उम्र में निकलते हैं, लेकिन आजकल किसी को निकलते ही नहीं है। इसीलिए किसी को 28 दांत मिलेंगे आज, आखिरी वाले 4 नहीं मिलेंगे दांत। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में थे बच्चों? दांतों के बारे में, टीथ के बारे में बातें हैं। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी प्रकार की, बढ़िया नहीं दिक्कत इन योर जिंदगी, नो दिक्कत। उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। इन दांतों का काम भोजन को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना, यही काम होता है भोजन को, दांतों का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूं मैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये जो दांत होते हैं ना आपके दांत, ये इसके अंदर है ना कैल्शियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है मजबूती के लिए। ठीक है, तो दांतों की सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर फीमेल्स को। सबसे ज्यादा फीमेल्स के पाओगे दांतों में कीड़े, मेल्स को कम मिलते हैं। जो भी रात को खाना खाता है, खाना खाने के बाद कुर्ला करके अगर नहीं सोता है तो उसके दांतों में कीड़े लगेंगे। हमेशा दांतों को कुर्ला करके रात के टाइम पे सोना चाहिए, और सुबह बुरुश नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर बुरुश रात को खाना खाने के बाद करनी चाहिए। बताऊंगा मैं वो क्यों नहीं करनी चाहिए, देखते हैं अभी। ये आपकी जीभ है, किसी को दिक्कत इस जीभ के अंदर, सबकी जीभ है ऐसी। और ये जीभ जिस हड्डी से कनेक्टेड है उसको मैंने क्या बताया था? हायोइड हड्डी होती है वो, HYOID, हायोइड हड्डी होती है। जब किसी को फांसी लगती है ना, फांसी, तो उसको फांसी लगेगी तो ये हायोइड हड्डी टूट जाती है, उसकी जीभ बाहर निकलाते हैं ऐसे। समझ में आई बात? तो ये हायोइड हड्डी से कनेक्टेड है जीव। और जीव जो है वो हमारे स्वाद के बारे में बताती है। ये सारा नाश जो इस धरती का ना, वो जीव ही कर रही है। किसी की जीभ कैची की तरह चलती है, कच्चर 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 24 घंटे चलती रहती है। खासकर महिलाओं की चलती है, फीमेल्स की घर पे कच्चर कच्चर चलती रहती है। और ये जीव ही है, ये जबान ही है जो किसी घर को खत्म भी कर सकती है और किसी घर को अच्छे से बना भी सकती है। अगर इंसान का इस जीभ के ऊपर कंट्रोल हो जाए ना, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी आपकी जिंदगी के अंदर। कारण जीभ के कारण ही आपको स्वाद का पता चलता है। अब एक चीज सोच के देखो, आपको बाहरी स्वाद का पता चल जाता है, अंदर जाने के बाद कुछ नहीं पता चलता ये कैसी थी। और उसी स्वाद के चक्कर में आप लोग कई ऐसी चीजें खा लेते हो जो आपको डॉक्टर ने मना भी किया होता है, बट
स्वाद है जी, मजा आ गया। ये मजा ही तो खराब करता है जिंदगी के अंदर सबको। अब ये आगे वाला भाग है ना, ये मीठे के बारे में बताएगा आपको, स्वीटनेस के बारे में। जीभ का आगे वाला भाग क्या बताता है? स्वीटनेस के बारे में बताता है, मीठे के बारे में बताता है। अगर मान लो कोई भी मीठी चीज अगर सीधा बीच में रखोगे ना आप लोग, तो स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा कि मीठी है, कभी भी नहीं पता चलेगा स्टार्टिंग में। बाद में पता चलेगा जब उसका रस पूरी की पूरी जीभ पे फैल जाएगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर आपसे कोई कहे, क्वेश्चन आता है कि गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, ठंडा सूप स्वादिष्ट नहीं लगता, क्यों? तो कह देना उसका आंसर होता उसका सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। आगे वाला मीठे के बारे में बताएगा, जब जहर खा लोगे ना तब पता चलेगा कि जहर कड़वा था, क्योंकि जहर के बारे में पीछे वाला भाग बताता है, बीटर के बारे में पीछे वाला भाग बताता कड़वा। और जो जीभ का आगे की साइड में जो ये वाला जो भाग है ना, पीछे की साइड में साइड वाला, ये बताता खट्टे के बारे में। और आगे वाला जो भाग है ना, जीभ का आगे वाला साइड वाला, ये साल्टी के बारे में, नमकीन के बारे में बताएगा। कई बार आप लोगों ने सतमोला खाई है, सतमोला या इंगोली, और खा के ऐसे किया होगा, ऐसे जब करते हो ना आप लोग, तो बीच में जो साइड वाला भाग है ना, वो खट्टे के बारे में बताएगा। आगे वाला कड़वे, आगे वाला मीठे के बारे में, आगे की साइड में साइड वाला नमकीन के बारे में, पीछे वाला कड़वे के बारे में, बीटर के बारे में। ठीक है। और स्वाद का क्यों पता चलता? ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि पूरी जीभ के ऊपर फैल जाएगा ना, तब पता चलेगा कि ये चीज ऐसी है। और जीभ जिस हड्डी से कनेक्टेड है उसका नाम क्या है? आयोइड हड्डी। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो, हेल्प्स इन मूविंग द फूड, भोजन को मूव करने में मदद करती है जीभ। अब सोच के देखो, बेचारे किसी की जीभ कट जाए तो उसको कैसे पता चलेगा? अब आगे की जीभ कट गई तो उसको मीठे के बारे में नहीं पता चलेगा। उसके बाद है मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, मतलब जो सलाइवा ना उसको मिलाने का काम आपका सलाइवा इसी का होता है, जीभ का। उसके बाद है कंटेन्स टेस्ट रेसेप्टर, स्वीट बता देता है, साल्टी बता देता है, सोर बता देता है, बीटर। तो सारी बातों के बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल चुका होगा। बोलो पता चल चुका है सर? बोलो भारत माता की जय, बोलो जय श्री कृष्णा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं, आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो पाता है। दैट्स इज सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखो 4 क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, बोल दो बोल दो। पहला क्वेश्चन, ग्लैंड्स 2 प्रकार की होती है, कई कई जगह 3 प्रकार की आ जाती है, होती भी 3 प्रकार की है। सबसे पहली ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको आप अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडो ENDO। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इसमें से भी एक चीज निकलती है जिसको अपन रस कहते हैं, रस। और इसमें से भी एक चीज निकलती है, इसको भी अपन रस कहते हैं। कोई दिक्कत? बट एक्सोक्राइन में से निकलने वाले रस को दूसरा नाम है जूस, और इसमें से निकलने वाले रस का नाम है हार्मोन, हार्मोन। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड में से निकलने वाला जो रस होता है ना, उसको हार्मोन कहते हैं। तो जो हार्मोन निकालती है ना, उसी को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो जूस निकालती है उसी को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो जूस निकालेगा ना, याद रखना, वो हमेशा एंजाइम निकालेगा, वो हमेशा क्या निकालेगा? एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करते हैं? इनको बायोकैटलिस्ट बोला जाता है, जैव उत्प्रेरक। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को की स्पीड को तेज करने का काम करते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन बोले तो कागज जल गया, जलने के बाद राख बन गई, क्या राख से दोबारा कागज बना सकते हो? तो ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल लगा लो, कोयला जल गया, जलने के बाद राख बन गई, क्या राख से कोयला बना लोगे? केमिकल रिएक्शन है। तीसरा, फॉर एग्जांपल, मैंने कहा आप लोगों ने भोजन खाया, आपने भोजन का डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद, भोजन खाने के बाद आपको पता है ना क्या बनेगा? क्या उससे दोबारा भोजन बना लोगे? केमिकल रिएक्शन है। तो इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज करने का काम जो होता है वो एंजाइम्स का होता है।
समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब आपके मुंह में से एक है सलाइवरी ग्लैंड, जिसको आप कहते हैं लार ग्रंथि। आपके मुंह में लार ग्रंथियां 3 प्रकार की पाई जाती है। अगर आपसे कोई कहे कि सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है, तो उसका आंसर होता है बच्चों पैराटोइड ग्लैंड। ये होती है सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड। 3 प्रकार की ग्लैंड होती है, एक पैराटोइड ग्लैंड होती है, एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, और एक होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 3 प्रकार की पैराटोइड ग्लैंड होती है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब ये पैराटोइड ग्लैंड एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब क्या निकालेगी? जूस। जूस निकालेगी तो क्या निकालेगी? एंजाइम। इसका मतलब पैराटोइड ग्लैंड में से निकलने वाले जूस का नाम होता बच्चों सलाइवरी जूस, SALIVARY जूस। ये सलाइवरी जूस निकालेगी। अब एक बात मैंने आपको बताई, जूस निकालती है तो क्या निकालेगी? एंजाइम। तो इसमें से 2 प्रकार के एंजाइम निकलेंगे बच्चों, एक निकलेगा माइलेज और एक निकलेगा बच्चों लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ये 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अब समझना चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। 2 प्रकार के एंजाइम निकले हैं सलाइवरी जूस में से, एक तो अमाइलेज और एक निकला आपके पास लाइसोजाइम। अब ये सलाइवर अमाइलेज क्या करेगा? ये मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, बक्कल कैविटी किसको तोड़ने का काम करती है? कार्बोहाइड्रेट का। तो अमाइलेज नाम का एंजाइम किसको तोड़ेगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट में किसको? स्टार्च को। किसको तोड़ेगा? स्टार्च को। और स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देगा। और स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना ही क्या कहलाता था? डाइजेशन। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, आंसर आएगा अमाइलेज। इसी का दूसरा नाम होता टाइलिन। और ये दोनों एंजाइम किस में से निकलेंगे? सलाइवरी जूस में से। और सलाइवरी जूस की पीएच वैल्यू होती है 6.4। 6.4 मतलब आप लोगों को पता है कि पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक होता है। 0 से 7 एसिडिक चीजें होती है, 7 से 14 बेस चीज होती है, और इसकी पीएच वैल्यू 6.4। तो एमाइलेज जो हमारा, ये स्टार्च को तोड़ेगा, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और ये लाइसोजाइम क्या करेगा? ये भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करेगा लाइसोजाइम। ठीक है, तो ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बातें थी सारी की सारी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।